स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पीओके में पिछले हफ्ते से विद्रोह चल रहा है। 29 सितंबर की तारीख थी जब रात में पीओके के लोग इकट्ठा होते हैं और पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार के खिलाफ एक आवाज में बोलते हैं कि अब हम तुम्हारे अत्याचारों को नहीं सहेंगे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वहां के लोगों को, वहां के आंदोलन को कुचलने के लिए पूरा प्रयास करती है, फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या वक्त आ गया है पीओके पर भारत सरकार फाइनल एक्शन ले ले, या पीओके का भविष्य आगे क्या कुछ होगा। शहबाज शरीफ की सरकार तो अब सरेंडर कर चुकी है और पीओके के लोगों से वो बातचीत करना चाह रही है, क्योंकि दमन का हर एक प्रयास असफल हो चुका है। मेरे साथ है पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, उनसे ही पीओके के इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। सर, सीधा सा पहला सवाल, भारत सरकार मूक बनी रहेगी या फिर एक्शन का वक्त आ गया? देखिए, भारत सरकार मूक नहीं है। ये बात सही है कि कई लोगों को लग रहा होगा, लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये सारे जो मसले होते हैं, ये ऐसे नहीं होते कि ढोल पीट के मुनादी करके इसमें कोई एक्शन किया जाए। देखिए, लद्दाख से इसके तार अगर आप जोड़िए, आप ये समझिए कि पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही सरकार। जो मांगे, कई लोग ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सरकार लद्दाख की मांगे क्यों नहीं कर रही। इसके पीछे एक कारण है। जब तक पीओके हमारा पार्ट नहीं बन जाता, तब तक कैसा राज्य और कौन सा पूर्ण राज्य। भाई, कश्मीर और जम्मू का इंटीग्रल पार्ट है पीओके। कोई आज से इसकी हिस्ट्री नहीं है। जिस सिविलाइजेशन के आप हैं, मैं हूं, हम सारे भारतीय लोग हैं, वो सिविलाइजेशन जो सरस्वती घाटी सभ्यता कही जाती है और बाद में जैसे सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता माना गया, उसका ओरिजिनेशन तो यहीं से हुआ था। तो पीओके तो हमारा तब से है जब से हमारी मनुष्य जाति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप देखिए कि अशोक काल के आते आते तक पीओके पे हमारा हमारा ही हक था। अशोक के बाद वहां पर काफी संख्या में बौद्ध भी आए, जिनको बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, क्योंकि बौद्धों के पास ब्राह्मणों और क्षत्रियों जैसी मार्शल लड़ने वाले राजा नहीं थे। तो हमारे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा थे कश्मीर के, उन्होंने हिंदुओं को बचा लिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि पीओके से और कश्मीर वैली, जो आज की हमारी कश्मीर वैली श्रीनगर आदि है, यहाँ से बौद्ध खत्म हो गए। लद्दाख की ट्रेन जो थी वो बहुत डिफिकल्ट ट्रेन थी, वहां तक ये उतना नहीं पहुंच पाए, तो वहां पे बौद्ध और हिंदू बहुल रहा। लेकिन उसके बाद जब अकबर आए, तो अकबर ने आने के बाद उसने और ज्यादा वहां पर अत्याचार किए अकबर ने, और पूरी तरीके से वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कर दी। तब भी आप ये देखिए कि पीओके में शिया पॉपुलेशन ज्यादा थी। 80% के करीब शिया पॉपुलेशन थी पीओके में और गिलगित बाल्टिस्तान में। लेकिन अब क्या स्टेज है आज के समय में? शिया पॉपुलेशन 30% रह गई है, यानी सुन्नियों ने शियाओं का भी वहां पर नरसंहार किया। और जब हमने 1947 के बाद जब पीओके हमारे हाथ से गया, और जब हमने उसके बाद 2 साल बाद जब हमने समझौता किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि तब से लेकर आज तक कश्मीर का हमारी तरफ से हमारे जो क्लेम्स है हमारा वो यही है कि पीओके इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो पूर्ण राज्य इसीलिए अभी नहीं बन पा रहा है। अब सरकार सारी चीजें खुल के नहीं बता सकती है। पीओके के जो अंदर जो हो रहा है, मुझे लगता है अगर हम इसमें ये समझें कि इसमें भारत के कूटनीतिज्ञों का हाथ नहीं होगा। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो युद्ध में रहते हैं, जो पूरी तरीके से सामरिक शक्तियां होल्ड कर रहे हैं आज की डेट भारत में, और जो कूटनीति बनाते हैं इस तरीके की। बिल्कुल उनका हाथ नहीं होगा, ये सोचना तो मुझे लगता है बहुत बचकाना है। लेकिन क्या हम सीना तान के बोलेंगे कि हमारा क्या हाथ है उसमें? इसलिए जनता को धैर्य रखने की जरूरत है, इस मसले को समझने की जरूरत है। ठीक है सर। देखिए जी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का जो अत्याचार है आप लोगों ने बहुत करीब से भी देखा है जब आप सर्विस में उधर रहे होंगे, और आज भी वही दमन चल रहा है। जो बलोचों के साथ कर रहे हैं वही पीओके वालों के साथ पाकिस्तान की आतंकी फोर्स कर रही है। और शहबाज शरीफ जैसे लोग जो कि हुक्मरान बन बैठे हैं, उनसे स्थितियां संभल नहीं रही हैं। तो आपको क्या ये लग रहा है कि अब यही ठीक वक्त है कि पूरी तरीके से कमजोर कर दिया जाए? देखिए,
कमजोर तो ये पूरी तरीके से है। और किसी भी क्षेत्र को पीओके के पाने के दो तरीके हैं, और दोनों तरीकों से इसे पिंसरिंग बोला जाता है। यानी कि दोनों तरीके से आकर के उस समस्या पे अटैक करना और उसका हल निकाल लेना। तो एक है कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, इन सब का जो मिला जुला सम्मिश्रण होता है, जो शासन सत्ताओं को हिलाता है और शासन सत्ता परिवर्तन कराता है। और दूसरा है प्योरली मिलिट्री वे। तो पहले मैं मिलिट्री वे की बात करूंगा जल्दी से। जी। मिलिट्री वे में तो क्लियर है, सीडीएस के बयान से क्लियर है। और आपको याद होगा, आपके चैनल पे हम लोगों ने ऑफ सिंदूर के बाद चर्चा की थी, तो मैंने ये बोला था कि अगली बार जब भी इस तरह का ट्रिगर होगा तो पीओके हमारे हाथ में होगा। तो मिलिट्री तो हमारी पूरी तैयार है, हम पूरी तरह से तैयार है। ये इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल पुष्कर जी, आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। आर्मी चीफ ने ना सिर्फ पीओके अब की, तो यहां तक कह दिया है कि अगर अब की शुरू किया इन्होंने तो फिर पाकिस्तान नक्शे पर नहीं होगा। सिर्फ पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान नक्शे पर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये बात भी हमने कहा था, भूगोल उसका पूरा बदला हुआ मिलेगा। ज्योग्राफी बदल जाएगी। पाकिस्तान जिस तरह पढ़ाया जाता है पूरे विश्व में, जिस तरह से देश भौगोलिक रूप से, वो पूरा बदल जाएगा। और हम न सिर्फ इसके लिए तैयार है प्लानिंग और स्ट्रेटजी के उसमें, टैक्टिक्स के उसमें, बल्कि हमारे पास अब नेसेसरी सिस्टम, वेपनरी, सब कुछ है। तो ये तो हमारी, समझ लीजिए कि हमारी मर्जी पे है अभी। दूसरी बात आई कि कूटनीतिक रूप से और छद्म रूप जो युद्ध चलता रहता है, जो चल रहा है अभी भी, उस दृष्टि से हम देखें, देखिए पाकिस्तान ने पीओके के एरिया में वहां के जो नेटिव लोग थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। हमारे इन्फॉर्मर्स उस साइड में एक्टिवली हमेशा से हमें बताते रहे कि क्या क्या वहां हो रहा है, किस प्रकार से डिसेंट है वहां के लोगों में, किस प्रकार से रोष है। तो वहां पे पीओके में जो चल रहा है, मैं खुल के बताता हूं कि एक पाकिस्तान आर्मी, दूसरा वहां की पुलिस पाकिस्तान की, और तीसरा जो जिहादी हैं, जिहादी जितने हैं वहां के, वो तीनों मिलके पाकिस्तान की महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। उनकी नई लड़कियां, जो जो कुमारी लड़कियां होती हैं, उनका कौमार्य भंग करते हैं। मतलब एक तरीके से ये होड़ चलती है कि तुम ऐसी लड़की लाओ जो 16 साल की हो, जिसका कौमार्य ना भंग हुआ हो। इस प्रकार के अत्याचार वहां के लोगों को दबा के रखते हैं। और जो उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, जिसमें ये कहा गया था कि इसमें पीओके के सोल्जर्स ज्यादा आएंगे और उन लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, वो कुछ नहीं हो रहा है। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में पीओके के लोगों को यूज किया जा रहा है एज ए फिदाइन। उनको गिनी पिग की तरह यूज कर दिया जाता है मरने के लिए। जबकि उसके कंटेम्परेरी जो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जैकलाई है, जेएंडके लाइट इन्फेंट्री इंडियन आर्मी की, जिसकी 15 बटालियन है। और वहां पे हमने वीर चक्र भी दिया है। ऑफिसर भी कश्मीरी ऑफिसर ही बनते हैं। हमारे साथ कितने लोग कश्मीरी थे जो ऑफिसर थे। पूरी इन्फेंट्री की सुविधाएं, रेगुलर आर्मी की सारी सुविधाएं, सारा सम्मान मिलता है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और वहां के लोग अब ये समझ रहे हैं कि हमारा हित अगर रहने में है किसी के साथ, पहली बात तो वो आजादी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। वो चाहते हैं हमारा अलग एक देश बने। लेकिन अब वो समझ गए हैं वहां के लोग कि अलग देश बनेगा तो पाकिस्तान से लड़ नहीं पाएगा। तो उनके अंदर धीरे धीरे ये बातें घर कर गई हैं कि हम अपना पोर्शन अलग करें और भारत से मिल जाएं। भारत की प्रॉस्पेरिटी, अगर आप सिर्फ आंकड़े ही तुलना कर लेंगे, मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, समय लगेगा, तो जो हमारे पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, और जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, दोनों में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, दोनों में लोगों की मृत्यु दर, जन्म दर, ये सारी चीजें देख लीजिए। हमारे यहाँ लोग काफी खुश हैं। जी जी। पुष्कर जी, एक और सवाल यहाँ पर ये कि अगर अभी भारत मान लीजिए पीओके पर एक्शन लेने का मन भी बनाता है, तो हमें ना सिर्फ पाकिस्तान का तो सामना करना ना करना वो तो बहुत छोटी बात है, लेकिन चाइना का बहुत पैसा पीओके में लगा हुआ है, तुर्की का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो दुनिया को भी तो संभालना होगा। तो ये सब मैनेज करने के बाद ही भविष्य में हम एक्शन लेंगे। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ और मेरा ये मानना है कि इंडिया को सबसे पहले ऑफिशियली बोल रहा हूँ, व्हाइट कॉलर पूरी तरह डिक्लेयर करके चाइना के साथ सीपेक पे एक समझौता करना चाहिए। चाइना के साथ एक समझौता करना चाहिए राइटिंग में कि सीपेक में जो चाइना के इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट को अगर इंडिया कब्जा भी करता है पीओके में, तो उन सीपेक के इन XYZ लिख करके पूरे कि इन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा इंडिया। और वो बहुत जरूरी है। देखिए, चाइना सिर्फ पीओके में पाकिस्तान को सपोर्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि सीपेक उसकी नब्ज है। जिस तरह तोते में जान रहती थी दानों की पहले, वैसे भी चाइना की जान सीपेक में है।
और सीपेक प्रोजेक्ट की पूरी सिक्योरिटी, सीपेक प्रोजेक्ट की पूरी सुपरविजन और उस एरिया का पूरा कमांड एंड कंट्रोल अगर भारत अपने हाथ में लेता है तो इस मसले पे पहले ही चाइना से एक पैक्ट हमें कर लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक संधि कर लेनी चाहिए। उस संधि के बाद दो बातें होंगी। पहली बात तो कि चाइना का वो जो डर है, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को सीपेक का, वो थोड़ा कम होगा, एटलीस्ट उसके सीपेक के इंटरेस्ट बचे रहेंगे। तो हम उसके किसी भी इंटरवेंशन में ये कह सकते हैं कि तुम क्यों इंटरवीन कर रहे हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट तो हमने कर दिया ही। और दूसरी बात कि जब हमारी सिक्योरिटी में रहेगा सीपेक, जब हमारी फौज उसकी सिक्योरिटी करेगी, जब उस पूरे प्रोजेक्ट की कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, तो कभी भी चाइना ने हमको आंखें दिखाई तो वो संधि तो कभी भी तोड़ी जा सकती है। जी ये सब जानते हैं। तो जी मुझे लगता है ये करके हमें पीओके पे कब्जा करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी, आखिरी सवाल पुष्कल जी, जब पीओके में लगातार एक हफ्ते से विद्रोह की आग जल रही है, जब भारत पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दे रहा है कि नक्शे से मिटा देंगे, तब पाकिस्तान की तरफ से एक गीदड़ भभकी भी आई है। बहुत ज़रूरी नहीं उस पर बात करना, लेकिन कहा गया है तो मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा अपने मलबे के नीचे ही भारत दबेगा अगर उसने अब की हमसे जंग लड़नी चाहिए तो। देखिए, गीदड़ बबकियां हैं ये सब बिके हुए हैं। और जो शौकत नवाज मीर ने भी, जो अभी सरकार जो चल रहा है नैरेटिव की सरकार झुक गई है पाकिस्तान की, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसा खा करके बोलते हैं, सिर्फ पब्लिक को शांत करने के लिए बोला है कि तुम्हारी 90% मांगे मानी जाएंगी। जो 12 रिप्रेजेंटेशन है 12 लोगों का वहां की पीओके की राजनीति में, वो 12 लोग वही हमेशा रहते हैं जो पाकिस्तान सेना के वफादार हैं, और दे आर नॉन पीओके पर्सन। वो कहीं से बलूचिस्तान, पंजाब से और कहीं अदर से रहते हैं। जी तो मुझे नहीं लगता कि ये सब मांगे मानी जाएंगी। अभी सिर्फ विद्रोह को दबाने के लिए बोला गया है। और देखिएगा इनके ये बयान, इनकी गीदड़ बबकी 2-2.5 महीने की उसकी सिर्फ शांति काल है। सर, 2-2.5 महीने ख्वाजा आसिफ को आपका जवाब क्या है? ख्वाजा आसिफ को मेरा जवाब ये है कि तुम अगर सोच रहे हो कि भारत अपने मलबे के नीचे दबेगा, तो तुम एक सपना देख रहे हो, सपने से जाग जाओ, उड़ जाओ, झंझोर तुम्हें दे रहे हैं। अपनी जान बचाओ, तुम कहीं अमेरिका में सेटल होने का प्लान कर लो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि कब आकर के तुम्हें भारत से निकली हुई कोई मिसाइल युद्ध काल में और शांति काल में तो कोई अननोन गनमैन भी तुमको मार के चला जाएगा। अभी भारत की शक्ति का अंदाजा नहीं है, इसलिए बड़ी बातें मत करो। भारत बातें नहीं करता है, भारत काम करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कल जी आपका जुड़ने के लिए, पीओके पर इतनी विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे जरूर। और बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।